पेस कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा विल और विल से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके बेहद काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विल की डेफिनेशन दी गई है द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2 के सब क्लॉज एच में, जिसमें कहा गया है कि विल एक डिक्लेरेशन है जिसमें विल करने वाला इंसान वॉलंटरली और अपनी मर्जी से ये इन्फॉर्म करता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो। वो अपनी सभी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज की विल कर सकता है, जैसे कि जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा या जो भी चीज उसकी अपनी है। विल करने वाले इंसान को टेस्टेटर कहते हैं और जिसकी डेथ बिना विल किए हो जाती है उसको इंटेस्टेट कहते हैं। मेजर के पास विल करने की राइट्स होती है मगर माइनर के पास विल करने की राइट्स नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं कि विल आप किसी के भी फेवर में कर सकते हो, चाहे वो आपकी फैमिली का मेंबर हो, रिलेटिव हो, यार दोस्त हो या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। विल आप माइनर और अनबॉर्न बेबी के फेवर में भी कर सकते हो जिसकी एज कम से कम 3 महीने की हो गई हो। अब हम बात करते हैं जमीन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज के बारे में कि उनकी विल किस तरह की जाती है। मोटे तौर पे प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, एक सेल्फ एक्वायर्ड जो आपने अपने पैसों से खरीदी हो तो उसकी आप विल कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी आपको आपके फादर से मिली हो तो उसके अंदर 2 चीजें देखने वाली होती हैं कि वो प्रॉपर्टी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप उसकी विल नहीं कर सकते, और अगर वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रूप खो चुकी हुई प्रॉपर्टी है तो आप उसकी विल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक 100 गज का प्लॉट था जो आपके सरदादा ने परचेज किया और उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी आपके परदादा के पास आई, उनके बाद आपके दादा के पास, फिर आपके फादर के पास और उनके बाद अब वो प्रॉपर्टी आपके पास आई है। तो जो प्रॉपर्टी 4 पीढ़ी से गुजरती हुई आपके पास पहुंचती है और उसका बीच में कोई पार्टीशन या डिवीजन नहीं हुआ होता है तो उसको कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और आप इस प्रॉपर्टी की विल नहीं कर सकते। और इसी एग्जांपल पे मान लीजिए कि आपके दादा के 2 बेटे थे और उन दोनों ने 50-50 गज का पार्टीशन कर लिया और अब आपके पास सिर्फ 50 गज ही आया है, तो अब ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रूप खोई हुई प्रॉपर्टी मानी जाएगी और आप इसकी विल कर सकते हैं। विल बनाने वाला इंसान कितनी बार भी विल बना सकता है मगर जो उसकी लेटेस्ट विल होगी वही वैलिड मानी जाएगी, और वो अपनी लेटेस्ट विल के अंदर रेफरेंस के तौर पे जरूर मेंशन कर दे कि वो अपनी सभी पिछली विल को रिवोक करता है यानी कि निरस्त करता है, और विल बनाने वाला इंसान अपने मरने से 1 सेकंड पहले भी विल को रिवोक कर सकता है। और अगर विल बनाने के बाद आपने कोई नई प्रॉपर्टी परचेज की है या कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी है या अपनी विल के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टार्टिंग से नई विल बनाइए या करंट विल के अंदर कोडर्शियल नाम का एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं जिसके अंदर जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो करके उसको साथ में अटैच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या विल का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो इस केस में विल का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, यानी कि ये आपकी खुद की मर्जी है कि आपको अपनी विल रजिस्टर करवानी है या नहीं करवानी है, मगर दोनों ही केसेस में आपकी विल वैलिड मानी जाएगी। और अगर आपको अपनी विल रजिस्टर करवानी है तो उस केस में आपको कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, और विल को रजिस्टर करवाने से कम आपके 3 फायदे होंगे। पहला, सब रजिस्ट्रार इसमें खुद एक इंडिपेंडेंट विटनेस बनते हैं कि उनके सामने ही आपने और 2 विटनेस ने उसको अटैच किया है, और सेकेंडली उस विल की डेट कंफर्म हो जाती है, और तीसरा कि कल को अगर आपकी विल कहीं गुम हो जाए तो अनरजिस्टर्ड विल का कोई सर पैर नहीं होता है, मगर रजिस्टर्ड विल की ट्रू कॉपी आप कभी भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं विल के फॉर्मेट के बारे में। एज सच विल का कोई लीगल फॉर्मेट नहीं होता है, मगर जब भी आप अपनी विल बनाए तो उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल साफ साफ और क्लियरली मेंशन करें। और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप अपनी विल किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से ही ड्राफ्ट करवाएं ताकि उसके अंदर कोई भी लीगैलिटीज मिस ना हो जाए, वरना जिनके फेवर में आप विल कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं विटनेस के बारे में। विल के अंदर 2 विटनेस का होना इंपॉर्टेंट है। अगर 2 विटनेस नहीं है तो कम से कम 1 विटनेस जरूर हो। 1 विटनेस का होना कंपल्सरी और मैंडेटरी है, बिकॉज बिना विटनेस के आपकी विल वैलिड नहीं मानी जाएगी। और जो भी विटनेस आप बनाइए वो यंग और इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज आपके जानने के बाद वो विटनेस ही बताएंगे कि इस विल के ऊपर जो सिग्नेचर हुए हैं वो आपने ही किए हैं उनके सामने। अब हम बात करते हैं कि टेस्टेटर की डेथ के बाद विल का एग्जीक्यूशन किस तरह होता है। अगर टेस्टेटर के काफी सारे लीगल एयर है तो उस केस में द इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 276(1) के तहत कंसर्न कोर्ट में प्रोबेट की एप्लीकेशन लगाई जाती है।
फिर कोर्ट सभी लीगल ईयर्स को समन करके पूछता है कि उनको कोई ऐतराज तो नहीं। अगर किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है तो कोर्ट प्रोबेट ग्रांट कर देता है, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो उस केस में इसका केस चलता है और जजमेंट के हिसाब से ही प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जिन प्रॉपर्टीज की विल नहीं होती है उन प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन द लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको विल के बारे में काफी नॉलेज मिल गई होगी। किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।